हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो भाई, हम बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। हम उसको बार बार रिवाइज नहीं करूँगा, आपने वो पढ़ भी लिया होगा और आपको बात समझ में आ गई भी होगी। अभी जो हमने पुराने वाले लेक्चर देखे थे उसमें मैंने बात की थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, यानी मैंने चर्चा की थी रासायनिक संयोग के नियम की। और मैंने कहा था कि जो रासायनिक संयोग के नियम है वे हमको ये समझाते हैं कि एटम किस प्रकार कंबाइन करता है, यानी एटम किस प्रकार जुड़ता है और किस प्रकार एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और इस सिलसिले में हमने टोटल 6 नियमों की चर्चा की थी। पहला नियम बताया गया था आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे आप बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक बताया गया था आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। एक बताया गया था आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसे बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। एक बताया गया था आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसे बोलते हैं हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम या पारस्परिक अनुपात का नियम। एक बताया गया था आपको गैलुसाक का नियम और एक बताया गया था आपको आवोगाद्रो नियम। यानी आपके साथ टोटल 6 नियमों की चर्चा की गई थी और वो नियम आपको समझ में भी आ गए होंगे। क्लियर है? तो वो तो बात थी भाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। मैंने आपसे कहा है इस चैप्टर में हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है भाई मोल कॉन्सेप्ट्स। यानी क्या पढ़ना है हमको यहाँ पर? हमको यहाँ पढ़नी है भाई मोल अवधारणा। अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? मोल कॉन्सेप्ट। उम्मीद कर रहा हूँ शायद आपको इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए और हिंदी टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए भाई। और मैंने बोथ ऑफ लैंग्वेज में आपको पूरा लेक्चर डिस्कस किया है, ठीक है? तो ये तो कोई प्रॉब्लम आपको आ नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो भाई। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में 6 नियमों की चर्चा कर ली थी। आज मैं आपको मोल अवधारणा की तरफ बढ़ाने जा रहा हूं। यानी हम जो कदम रखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि मोल अवधारणा में हमको किन किन टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी और हमको क्या क्या बेसिक पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। कि मोल अवधारणा ऐसा टॉपिक है कि जिसमें अगर आपने एक बार एंट्री कर ली तो उससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं भाई। तो अपन इस प्रकार तैयार होके जाएंगे मोल अवधारणा के लिए कि कोई भी क्वेश्चन हमारा अटके नहीं, हम तुरंत मोल अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है उसको आसानी सीख पाए और उसे समझ पाए। और मैं आपको बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में आपको मोल अवधारणा समझाने की कोशिश करूंगा भाई, ठीक है? तो सबसे पहले मोल अवधारणा के लिए हमको जो डिस्कस करना पड़ेगा वो डिस्कस करना पड़ेगा भाई एटम एंड मॉलिक्यूल। किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? हमको बात करनी पड़ेगी अणु, परमाणु तथा अणु। किसके बारे में बात करनी पड़ेगी भाई? परमाणु तथा अणु के बारे में। अब आप कहोगे सर आपने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हमें पहले भी बताया था, अब थोड़ा मॉडिफाई करके। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है, आपको केमिस्ट्री समझनी है कि केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग हो रहा है और हम चारों ओर किस प्रकार केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। तो उस चीज की चर्चा करने वाले हम एटम, पहला टॉपिक हमारा होगा एटम एंड मॉलिक्यूल। यानी हम बात करेंगे परमाणु अणु या अणु या परमाणु की। वो तो आप जानते हो कि एटम को परमाणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई एटम की कि एटम क्या है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? एटम की। एटम को बोलते हैं हिंदी में परमाणु भाई। क्या बोलते हैं? परमाणु, ठीक है? सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? परमाणु के बारे में। देखो यहां से आपको बिल्कुल अटेंटिव हो जाना है क्योंकि आप केमिस्ट्री में अपना कदम रख चुके हो। ये टॉपिक अगर आपको समझने आने लग गए तो केमिस्ट्री के बेसिक लेवल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने आपसे कहा है अगर आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको ज़्यादा कुछ समझने की फिर आवश्यकता है नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करूंगा मैं परमाणु के बारे में। मैंने कहा था परमाणु के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अवधारणा दी थी। सबसे पहले डेमोक्रिटस ने कहा था, फिर अरिस्टोटल ने कहा था। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डाल्टन थ्योरी। हम क्या पढ़ते हैं? डाल्टन थ्योरी। हम जो चर्चा करते हैं उस चर्चा करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, डाल्टन सिद्धांत। और डाल्टन क्या कहता है? पहले मैं आपको परमाणु की परिभाषा हिंदी में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इंग्लिश में। तो सुनो हिंदी में क्या कहता है परमाणु। डाल्टन क्या कहता है परमाणु के बारे में? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, सुनना ध्यान से परिभाषा को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला छोटा सा छोटा कण क्या कहलाता है भाई? परमाणु। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे छोटा सा छोटा कण जो अभिक्रिया को स्टार्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? परमाणु। ये किसने कहा था भाई? डाल्टन ने। और डाल्टन ने एक बात और कही थी कि जब भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसमें कुछ नहीं होता,
उसमें परमाणु रीअरेंज होते हैं, यानी परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जब जाकर एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर है? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? यानी परमाणु क्या होगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है भाई? परमाणु। और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ये होता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने का एक व्यवस्थित क्रम होता है, और वो क्रम किससे सिखाए गए थे भाई? रासायनिक संयोगों के नियम से। क्लियर है बात? एक बात और कही थी डाल्टन ने कि समान एलिमेंट के जो परमाणु हैं वो समान होंगे, और जो डिफरेंट एलिमेंट है उसके जो परमाणु वो क्या होंगे? डिफरेंट। क्लियर है बात? तो डाल्टन क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला छोटा सा छोटा कण क्या कहलाता है भाई? परमाणु। अगर आप इंग्लिश में परिभाषा सुनो तो सुनो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। यानी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला छोटा सा छोटा कण क्या कहलाता है भाई? परमाणु। जानते हो परमाणु? अब सुनो ध्यान से, परमाणु के बारे में तो आप सब जानते हो। मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो चर्चा करने वाला हूं भाई मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? मॉलिक्यूल, यानी हम चर्चा करेंगे भाई अणु के बारे में। परमाणु के बारे में तो आप जान गए, अब हम चर्चा करेंगे भाई अणु के बारे में। अब देखो, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, और आप 9-10 तक ये पढ़ के भी आते हो, आपसे कहा गया बताओ अणु क्या है, तो आप कहोगे कि सर जब दो एटम आपस में जुड़ जाएंगे और उनसे जो बनेगा उसे हम अणु कहेंगे। मतलब आपके कहने का रीजन ये होगा कि जब तक सर दो एटम नहीं आएंगे ना तब तक अणु नहीं बनेगा। ये कहने का मतलब होगा आपका कि सर जब तक दो एटम आपस में नहीं जुड़ेंगे तब तक किसी भी प्रकार के अणु का निर्माण नहीं होगा। लेकिन ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है भाई, ये अणु की सही परिभाषा नहीं है। आपसे मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, यानी अणु क्या है, तो आपका आंसर ये होगा कि सर जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो इनसे बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? सर अणु कहलाता है। ये आपकी परिभाषा होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपने परिभाषा बोली है वो बिल्कुल गलत है। आप कहोगे सर सही परिभाषा क्या है, तो सुनो ध्यान से। अगर मैं सही परिभाषा की बात करूं तो सुनो ध्यान से, सही परिभाषा क्या होती है? परमाणु या परमाणुओं का समूह। सुना परिभाषा को ध्यान से। अगर मैं परिभाषा लिखूं अणु की तो क्या लिखूंगे? परमाणु या परमाणुओं का समूह। परिभाषा को ध्यान से समझना भाई। परमाणु या परमाणुओं का समूह जो मुक्त अवस्था में अपना अस्तित्व रखता है। कोमा क्या कहलाता है? अणु। इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे? एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम। एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम which can exist freely is called molecule। ये लो भाई, ये इंग्लिश में लिख दी, ये हिंदी में लिख दी। परमाणु यानी वो एटम भी हो सकता है, यानी वो सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जब दो एटम आपस में जुड़ेंगे तभी अणु का निर्माण होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमाणु या परमाणुओं का समूह हो सकता है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो सिंगल एटम नहीं हो सकता। यानी जरूरी नहीं है कि जब दो एटम आपस में जुड़ेंगे तभी मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिभाषा क्या लिखी हुई है? परमाणु या परमाणुओं का समूह जो मुक्त अवस्था में, जो फ्री स्टेट में अपनी स्टेबिलिटी रखेगा, यानी जो मुक्त अवस्था में अस्तित्व में पाया जाएगा उसे बोला जाएगा मॉलिक्यूल। उसे क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूल। क्लियर है बात? कि जो मुक्त अवस्था में अपना अस्तित्व रखते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं? अणु। अब वो डाई एटम भी हो सकते हैं और पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, यानी उनमें परमाणु संख्या 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर है? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कम से कम 2 होगी, यानी सिंगल परमाणु भी एक क्या हो सकता है? अणु। लेकिन शर्त क्या है कि उसका मुक्त अवस्था में अस्तित्व होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के बारे में आपका पहला डाउट क्लियर हो चुका है कि मॉलिक्यूल हमेशा अणुओं के जुड़ने से नहीं बनेगा, परमाणु भी हो सकता है और परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है? वो क्या होना चाहिए भाई? मुक्त अवस्था में अपना क्या रखना चाहिए भाई? अस्तित्व। उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब सुनो ध्यान से, मॉलिक्यूल किस प्रकार होते हैं? जैसे अगर आपको पता हो, आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं होता। ये किस में पाया जाता है भाई? O2 में। पता है ना आपको कि ऑक्सीजन इस अवस्था में नहीं मिलता, वो किस अवस्था में मिलता है? O2 में। तो अगर ये इस अवस्था में नहीं मिलता तो बताओ क्या इसको आप मॉलिक्यूल बोलोगे? क्या इसे नहीं बोलोगे। लेकिन बताओ इसे मॉलिक्यूल बोलोगे नहीं बोलोगे? इसे तो बोलोगे,
क्योंकि ये इस अवस्था में अपना अस्तित्व नहीं रखता है, और जो मुक्त अवस्था में अपना अस्तित्व नहीं रखेगा उसे आप अणु नहीं बोल सकते। जैसे मैं कहूंगा हाइड्रोजन, आप जानते हो हाइड्रोजन इस स्थिति में अस्तित्व में नहीं पाया जाता। ये किस फॉर्म में पाया जाता है? ये पाया जाता है H2। तो H2 में है तो अणु होगा, अगर H है तो इसे आप अणु नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने कहा है अणु जब ही होगा जब वह मुक्त अवस्था में अपने अस्तित्व में पाया जाएगा, और हम जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में अपने अस्तित्व में नहीं पाए जाते, अतः ये दोनों इस टाइम अणु नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? परमाणु। लेकिन आप H2 को और O2 को अणु बोलते हो, क्यों बोलते हो? कि दोनों ही जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और आप H2 के बारे में एक बात जानते हो, किस प्रकार की बात? देखो ध्यान से, H प्लस H मिलकर क्या बनाते हैं भाई? H2। अगर आपने देखा हो कि जो रेलवे के जो ट्रैक्स हैं, देखे ना आप रेलवे के ट्रैक्स जिसके ऊपर अपनी रेलगाड़ी चलती है, जो ट्रैक्स होते हैं इनमें कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं ऐसे, और इन फ्रैक्चर को रोकने के लिए जो वहां पे जो रेलवे के जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं वो वेल्डिंग करते हैं। अगर आपने देखा हो कि रेलवे के ऊपर आपने कभी ट्रेन में सवारी की हो तो कई बार ट्रेन रोक दी जाती है कि ट्रैक पर काम चल रहा है, मतलब ट्रैक पर क्या आ गई? क्रैक। ये जो रेलवे का ट्रैक है इस पर कई बार क्रैक आ जाते हैं। इन क्रैकों को भरने के लिए हम हाइड्रोजन किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन गैस का। इसे बोलते हैं वेल्डिंग गैस। इसे क्या बोलते हैं? वेल्डिंग गैस। ये वेल्डिंग में काम आती है कई बार। तो क्या करते हैं, उसके ऊपर हाइड्रोजन का स्प्रे कर दिया जाता है और यहां पर जो है बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है, लगभग इतनी किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी बाहर निकल जाती है। खैर उस एनर्जी हमको काम नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि जो रेलवे के ट्रैक है उनको बढ़ने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन टॉर्च। इसे क्या बोलते हैं? इसे हाइड्रोजन टॉर्च के नाम से जानते हैं, यानी हाइड्रोजन की टॉर्च है। क्या ये? हाइड्रोजन टॉर्च। और जो किसमें काम आती है? रेलवे ट्रैक पे। तो देखो आप केमिस्ट्री अपने चारों ओर किस प्रकार फैली हुई है, यानी आपके जो रेलवे ट्रैक पर जो ट्रैक को बढ़ने में जो यूज लिया जाता है वो कौन सी गैस होती है भाई? हाइड्रोजन गैस। और आप जानते हो H मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, किस अवस्था में पाया जाता है? H2। तो मैं कहूंगा ये तो अणु होगा, लेकिन ये दोनों अणु नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि जो मुक्त अवस्था में अस्तित्व में पाया जाएगा उसे ही आप अणु बोलोगे, अन्यथा उसे आप अणु नहीं कहोगे। क्लियर है? अब देखो मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं, तो मॉलिक्यूल की परिभाषा समझ में आ गई आपको? परमाणु या परमाणु का समूह जो मुक्त अवस्था में अपना अस्तित्व रखता है उसे बोलते हैं अणु। मॉलिक्यूल टोटल दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने पास होता है होमो एटॉमिक, एक तो क्या होता है? होमो एटॉमिक। एक अपने पास होता है हेट्रो एटॉमिक, इसे बोलते हैं समपरमाणविक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समपरमाणविक, यानी जिसमें सारे के सारे परमाणु क्या होंगे? समान। इसे बोलते हैं विषम परमाणविक, जिसमें सारे के सारे अणु क्या मतलब परमाणु क्या होंगे भाई? अलग अलग। इसे बोलते हैं विषम परमाणविक, इसे बोलते हैं समपरमाणविक। अब समपरमाणविक कौन होंगी? जैसे हीलियम। आप जानते हो हीलियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो बताओ ये अणु नहीं है क्या? हीलियम एक अणु है। जरूरी नहीं है कि H2 होगा तो ये अणु होगा, ये इस अवस्था में पाई जाती है तो ये अणु होगी, क्योंकि आप पता है H2 तो पाया नहीं जाता, क्योंकि आप जानते हो हीलियम एक नोबेल गैस है और नोबेल गैस कभी बंध का निर्माण नहीं करती। ये किस अवस्था में पाई जाती है? हीलियम। नियोन की बात कर लो, ऑर्गन की बात कर लो, क्रिप्टॉन की बात कर लो, जिनोन की बात कर लो, बताओ सारी मुक्त अवस्था में पाई जाती है नहीं पाई जाती? अगर ये सारी की सारी मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो इसे बताओ क्या बोलोगे आप? मॉलिक्यूल बोलोगे नहीं बोलोगे? ठीक है। और सारे एटम सेम है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक। जैसे O2 हुआ, N2 हुई, H2 हुई, F2 हुआ, Cl2 हुआ, बताओ पाई जाती नहीं पाई जाती? होमो एटॉमिक क्यों होगा? क्योंकि सारे परमाणु क्या है? समान। इसके अलावा O3 हुआ, P4 हुआ, सल्फर 8 हुआ, C60 हुआ, जिसे आप फुलरीन बोलते हो, पढ़ा है ना वो फुलरीन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अणु हैं। और अणु कौन से हैं? होमो एटॉमिक, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे परमाणु क्या है? समान। हेट्रो में ले लो, एग्जांपल ले लो, NO, CO, CO2, NO2, SO3 एक्सेट्रा। काफी होंगे जिसमें डिफरेंट एटम होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम? विषम परमाणु। क्लियर है? क्लियर है? ये तो होता है अपने पास होमो एटॉमिक, और ये अपने पास होते हैं हेट्रो एटॉमिक। इसे बोलते हैं हम समपरमाणु और इसे बोलते हैं विषम परमाणु। ध्यान से देख लीजिए आप, इसे बोलते हैं हम समपरमाणु और इसे बोलते हैं हम विषम परमाणु। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मॉलिक्यूल क्या है कि जो फ्री स्टेट में यानी जो मुक्त अवस्था में अपना अस्तित्व रखेगा उसे आप मॉलिक्यूल बोलोगे। अब भले उसमें एक एटम हो, दो एटम हो या तीन एटम। हाँ एक बात हो, अगर मान लो इसके पास एक ही एटम है, इसके पास देखो हीलियम के पास एक एटम है, नियोन के पास भी एक है, आर्गन के पास भी एक है, क्रिप्टॉन के पास भी एक है, जिनोन के पास भी एक है, तो इसकी जो एटोमिसिटी है, एटोमिसिटी जो है, इसकी जो एटोमिसिटी इसको बोलते हैं परमाणुकता, वो कितनी होगी भाई? एक। परमाणुकता क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या, किसी भी मॉलिक्यूल में यानी किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उसकी परमाणुकता। तो यहां पर एक एक परमाणु है
तो इनकी परमाणुता कितनी होगी 1। देखो यहाँ पे कितने 2 2 2 2 2, तो इनकी परमाणुता कितनी होगी 2। यहाँ पे 3 है तो 3 होगी, यहाँ पे 4 है तो 4 होगी, यहाँ पे 8 है तो 8 होगी, यहाँ पे 60 है तो 60 होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है, 3 और 1 4 है, इस प्रकार। यानी किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, उसकी परमाणुता। ये बाद में काम आएगा हमारे, इसको पढ़ेंगे हम। लेकिन मैं अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परमाणुता होती क्या है, किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, उसकी परमाणुता। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं ये कहने वाला था एटम एंड मॉलिक्यूल, तो आपको अणु और परमाणु के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। परमाणु क्या है, किसी भी रासायनिक विक्रिया में सम्मिलित होने वाला छोटा सा छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु। और रासायनिक विक्रिया में परमाणु एक स्थान से कहां चले जाते हैं भाई, दूसरे स्थान पर। फिर हमने बात की मॉलिक्यूल के बारे में, हमने कहा कि मॉलिक्यूल परमाणु भी हो सकता है और परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो मुक्त अवस्था में अपना अस्तित्व रखना चाहिए, उसे बोलेंगे हम परमाणु। उसे क्या बोलेंगे हम, सॉरी, अणु बोलेंगे। अणु दो प्रकार के होते हैं, वो होमोएटॉमिक यानी उसमें सब एटम सेम भी हो सकते हैं, वो हेटेरोएटॉमिक भी हो सकते हैं। और किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या उसे क्या कहलाती है, उसकी परमाणुता, उसे कहते हैं उसकी एटोमिसिटी। क्लियर है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ CH3COOH, इसे जानते हो, इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं। CH3COOH में एटोमिसिटी कितनी है, यानी इसके अंदर टोटल परमाणु कितने हैं, तो गिनोगे आप, एक हाइड्रोजन, एक, एक 2, एक 3, एक 4, 4 और 3 7 और 1 8, इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 8। यानी इस पूरे अणु में टोटल कितने परमाणु है, 8। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, फिर 3 हाइड्रोजन, फिर 1 कार्बन, 2 तो कार्बन हो गए, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 2 और 3 5, भाई 2 तो कार्बन हो गए, 3 1 4 हाइड्रोजन, 4 3 4 2 6 और 2 ऑक्सीजन कितने होंगे 8। टोटल एटोमिसिटी कितनी आएगी इसकी 8। इस प्रकार मान लो CH4 है, कितने परमाणु टोटल, एक तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, बताओ इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 4 1 5। यानी किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, उसकी परमाणुता। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मैंने दे दिया आपको कुछ भी, मान लो N2O5 दे दिया, N2O5, पूछा कि बताओ इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, तो 2 तो नाइट्रोजन है और 5 ऑक्सीजन, टोटल कितनी होगी 7, तो एटोमिसिटी कितनी होगी इसकी 7। क्लियर है। ये बात थी छोटी सी परमाणुता के बारे में। तो परमाणुता क्या होती है, किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या कहलाती है उसकी परमाणुता। तो ये तो बात थी एटम की और मॉलिक्यूल के बारे में। अब मैं बात करता हूं आगे वाली, और वो बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सुनो ध्यान से बात। उस बात में अधिकतर विद्यार्थियों को प्रॉब्लम रहती है, यहां तक नहीं, जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं जब तक उनको प्रॉब्लम रहती है उस बात में। और वो बात क्या है, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म, उस टर्म का नाम है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट, इसे एटॉमिक वेट को ये बोलते हैं, इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोला जाता है भाई। इसे क्या बोला जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट को दूसरा क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। अब सुनो बात ध्यान से, कई विद्यार्थियों को ये लग रहा होगा कि सर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट तो सेम ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सुनो ध्यान से बात। एटॉमिक मास अलग होता है और एटॉमिक वेट अलग होता है। सुना बात ध्यान से, एटॉमिक मास तो अलग होता है और एटॉमिक वेट अलग है, ये दोनों सेम इकाई नहीं है। सुनो ध्यान से बात, एटॉमिक मास अलग है और एटॉमिक वेट अलग है। पहला डाउट तो आप ही समझ लो, विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जो एटॉमिक मास है वो ही एटॉमिक वेट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एटॉमिक मास एक अलग यूनिट है और एटॉमिक वेट एक अलग यूनिट है। अब सुनो अंतर क्या है, एटॉमिक जो मास है उसकी इकाई होती है भाई, यानी ये इकाई युक्त है। यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है, एटॉमिक मास की इकाई होती है, जबकि एटॉमिक वेट जो है वो होता है इकाई रहित। वो क्या होता है, यानी ये तो होता है यूनिटलेस और इसमें क्या होती है, यूनिट कंटेन। इसमें इकाई पाई जाती है और एटॉमिक वेट की कोई इकाई नहीं होती। जैसे आपने देखा है कि कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है, आप कहते हो 12। सुनो ध्यान से बात, मैंने कहा कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है। पूछने के अलग अलग नजरिए, मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि कार्बन का एटॉमिक मास तो क्या है और कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है। तो मैंने कहा था
एटॉमिक वेट की कोई इकाई नहीं होती और एटॉमिक मास की इकाई होती है भाई। तो मैंने कहा बताओ कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है, तो आप कहोगे सर होता है 12। ओनली क्या बताओगे 12। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कार्बन की जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास भी कितना होता है 12, लेकिन 12 क्या बोलोगे आप AMU या बोलोगे U या बोल दोगे आप ग्राम। कि सर कार्बन का जो एटॉमिक मास है या तो 12 AMU होगा, बता दूंगा AMU क्या होता है, सुनो लेकिन आप बात ध्यान से, कि कार्बन का एटॉमिक मास सर या तो 12 AMU होगा या 12 U होगा या 12 ग्राम होगा। मतलब यहां तो कोई इकाई नहीं है, लेकिन बताओ यहां पर इकाई है कि नहीं। और आप जानते हो इकाई का अपनी केमिस्ट्री में कितना बड़ा योगदान है, जानते हो इस चीज को, आप बताया था मैंने आपको भौतिक राशि के अंदर। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में पहला डिफरेंस क्या होता है। एटॉमिक वेट एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब इसके अंदर इकाई अनुपस्थित होती है, जबकि एटॉमिक मास में इकाई पाई जाती है। क्लियर है, पहली बात समझ में आ गई आपको कि एटॉमिक मास की इकाई होती है जबकि एटॉमिक वेट की कोई इकाई नहीं होती। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है, तो आप कहोगे ओनली फॉर ओनली 1। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप क्या कहोगे 1 AMU 1 ग्राम या 1 U। यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सेम है, बस इकाई का डिफरेंस। किसका डिफरेंस है, इकाई का। एटॉमिक वेट की कोई इकाई नहीं होगी और एटॉमिक मास की क्या होती है भाई, इकाई। क्लियर, पहले देख लो आप इस चीज को ध्यान से कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ गई। क्लियर है आपको, पहला डाउट आपका ये क्लियर होना चाहिए कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दो अलग अलग टर्म्स है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास कि एटॉमिक मास क्या है। सबसे पहले किसको डिस्कस करने वाले हम, एटॉमिक मास को। तो आप बात ध्यान से, एटॉमिक मास क्या होता है, इंग्लिश में क्या हिंदी में बोलूंगा, एटॉमिक मास क्या है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, किसी भी एक परमाणु, सुना ध्यान से, किसी भी एक परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है उसका एटॉमिक मास। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा भाई, एटॉमिक मास। यानी किसी भी एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो क्या होती है भाई, या तो होगी AMU या होगी अपने पास ग्राम। और जो वर्तमान में हम जो यू लेते हैं वो यू लेते हैं भाई U। 3 यूनिट हो सकती है इसकी। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम तो ग्राम जानते हो आप, U को बोलते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास वर्तमान में हम इसको यूज लेते हैं, पुरानी किताबों में हम AMU को लिखते थे। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, या ग्राम या U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। वर्तमान में हम इस AMU ना लिखकर क्या लिखते हैं, 12U। तो AMU बात तो एक ही है, बस IUPAC ने जो मात्रा को उनको चेंज कर दिया। तो मैं कहूंगा एटॉमिक मास की यूनिट होती है वो क्या हो सकती है, AMU हो सकती है एटॉमिक मास यूनिट, वो ग्राम हो सकती है या वो यूनिफाइड मास होती है। और ये क्या होता है, अगर इंग्लिश में लिखूं तो मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी एक परमाणु का जो मास है वही क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU, ग्राम और यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तीनों यूनिट किसकी होती है, एटॉमिक मास की। जब मैंने कहा है एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है, अगले वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट होते क्या है। लेकिन आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों डिफरेंट इकाई है। अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ एटॉमिक वेट की कोई इकाई होगी क्या, आप कहोगे नहीं होगी, जबकि एटॉमिक मास की इकाई होगी, सब होगी। आपसे कोई पूछ ले बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है, तो आप ओनली फॉर ओनली क्या बोलोगे 1। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप कहोगे सर या तो 1 AMU होगा, सर या तो 1 U होगा या 1 ग्राम होगा। क्लियर है, जैसे मैंने कहा कार्बन का क्या होगा एटॉमिक वेट, तो आप कहोगे ओनली फॉर ओनली 12। लेकिन मैंने कहा बताओ कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप कहोगे सर या तो 12 ग्राम होगा, 12 U होगा या 12 AMU होगा। क्लियर है, अगले वाले लेक्चर में मैं इसको डिटेल समझाने की आपके साथ पूरी कोशिश करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।